हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जनपीडिया। इस लेक्चर में हम लोग ओपन सर्किट टेस्ट एंड शॉर्ट सर्किट टेस्ट पढ़ेंगे। ठीक है, अभी तक हम लोग ये सब चीज़ पढ़ चुके हैं। ट्रांसफार्मर का इक्विवेलेंट डायग्राम जो था ना, सर्किट डायग्राम, ये चीज़ इतना देख चुके हैं। ठीक है, अब किसी भी सर्किट को सॉल्व करने के लिए, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ये सब चीज़ तो दिया होना चाहिए ना। R1, X1, RC, Xmu, R2 डैश और X2 डैश, इन सब का वैल्यू तो पता होना चाहिए आपको। ठीक है, कैसे करोगे पता? ठीक है, ये क्वेश्चन आता है ना। अब इनको हम कैसे करें पता? तो इसके लिए क्या होता है, हम लोग ओपन सर्किट टेस्ट एंड शॉर्ट सर्किट टेस्ट पढ़ेंगे। ठीक है, तो ओपन सर्किट टेस्ट से क्या पता चलता है, शॉर्ट सर्किट टेस्ट से क्या पता चलता है, पहले हम ये आपको लिख दे रहे हैं, फिर हम लोग डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो देखो हम लोगों को ओसी टेस्ट से क्या पता चलता है। ओसी टेस्ट, इसको हम लोग नो लोड टेस्ट भी बोलते हैं। ओके, तो इससे हमको पता चलता है आरसी और एक्सम्यू, इसको हम लोग शंट कंपोनेंट भी बोलते हैं, पता है आपको। तो इससे हमको आरसी और एक्सम्यू पता चलता है, और हमको इससे कोर लॉस भी पता चलता है। ओके, कोर लॉस इज कांस्टेंट लॉस, क्या होता है इसके बारे में देखेंगे हम लोग, कोर लॉस के बारे में। सिमिलरली सेकेंड है एससी टेस्ट। तो एससी टेस्ट से हमको क्या पता चलता है, तो R1 और X1, फिर R2 डैश और फिर ये X2 डैश पता चलता है। और दूसरा चीज़ भी इसमें पता चलता है, वो है कॉपर लॉस। ठीक है, इन सब के बारे में तो हमको डिटेल में देखना ही है, अदरवाइज अभी आप देख लो कि जैसे कि सपोज करो ये ट्रांसफॉर्मर है। ठीक है, दिस इज ट्रांसफॉर्मर एंड दिस इज वाइंडिंग, प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग। तो ये सब वाइंडिंग किसका बना होता है, कॉपर का बना होता है, पता है आपको। तो इस वाइंडिंग में जो लॉस होगा, I² R लॉस, उसको हम लोग बोलेंगे कॉपर लॉस। ठीक है, इस वाइंडिंग में जो लॉस होगा, और इस कोर में जो लॉस होगा, इस मटेरियल में, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में जो लॉस होगा, सॉरी, दिस इज कोर लॉस। करेक्ट है, तो ये है कोर लॉस, इसमें जो लॉस है वो है, और कॉपर लॉस जो कंडक्टर में जो लॉस है वो है। ठीक है, तो अभी आपको बस इतना समझना है, बाकी तो बाद में हम लोग देखेंगे ही इसको डिटेल में। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया, इतना याद हो गया, इसको रट लेना, पूछेगा डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से। ठीक है, अब हम लोग डिटेल में ओसी टेस्ट देख रहे हैं, हम लोग इस सबको मिटा दे रहे हैं। देखो ओसी टेस्ट से हम लोगों को आरसी और एक्सम्यू ही क्यों पता चलता है, वो हम आपको बताना चाह रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ओपन सर्किट टेस्ट पढ़ेंगे। ओपन सीकेटी सर्किट टेस्ट। ठीक है, सपोज करिए ये ट्रांसफॉर्मर है हमारे पास। ठीक है, दिस इज ट्रांसफॉर्मर, ये ट्रांसफॉर्मर है, हम लोग यहाँ पे वाइंडिंग लगा रहे हैं, और ये वाइंडिंग है। करेक्ट है, सपोज करिए ये लो वोल्टेज है और ये हाई वोल्टेज वाइंडिंग है, या फिर आप सपोज करिए ये प्राइमरी वाइंडिंग है और ये सेकेंडरी वाइंडिंग है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, जैसे हमको ये टेस्ट करना है। ठीक है, अब समझना ये चीज़, ट्रांसफार्मर पे टेस्ट करना है, तो कैसे टेस्ट करोगे? आपके पास एमीटर होना चाहिए, वोल्ट मीटर होना चाहिए, तभी तो वोल्टेज, करंट और बाकी सब चीज़ मेजर करोगे। करेक्ट है, तो वो चीज़ भी हमको लगाना है, एमीटर और वोल्ट मीटर भी इसको टेस्ट करने के लिए तो लगाओगे ना कहीं। सॉरी, तो कैसे लगाओगे, कहाँ लगाएंगे हम, प्राइमरी साइड में लगाएं या फिर सेकेंडरी साइड में लगाएं? तो इससे आपको एक चीज़ पता चल जाएगा कैसे। सपोज करो 230/2300 वोल्ट का हमारे पास ये ट्रांसफॉर्मर है ना। 230 इज लोअर वोल्टेज, 2300 इज हायर वोल्टेज। करेक्ट है, तो हम जो इंस्ट्रूमेंट को रखेंगे, सबसे पहली बात तो इंस्ट्रूमेंट हमको क्या क्या चाहिए, तो वोल्ट मीटर चाहिए, किसको मेजर करने के लिए, तो वोल्टेज को मेजर करने के लिए। एमीटर चाहिए हमको, किसको मेजर करने के लिए, तो करंट को मेजर करने के लिए। और फिर वाट मीटर चाहिए, किसको मेजर करने के लिए, तो पावर को मेजर करने के लिए। तीन टाइप का इंस्ट्रूमेंट हमको चाहिए ही होता है, चाहे कोई भी टेस्ट करो आप। करेक्ट है, तो ये चीज़ याद रखना आप लोग। तो अब आप ये बताओ कि ये जो इंस्ट्रूमेंट है हम लोगों को कहीं ना कहीं तो इसमें लगाना होगा ही ना, तो कहाँ लगाएं हम लोग? दो पॉसिबिलिटी है, एक है लो वोल्टेज साइड, दूसरा है हाई वोल्टेज साइड। दोनों में से किसी एक साइड तो लगाना ही होगा। तो हम लोग, आप खुद ही सजेस्ट करो कि कहाँ पे लगाना चाहिए।
230 कम वोल्टेज है, तो अगर हम इस साइड लगाएंगे हम लोग, तो हम लोगों को कम वोल्टेज वाला रेटिंग वाला ही चाहिए ये इंस्ट्रूमेंट। अगर 2300 वोल्टेज साइड अगर हम लोग लगाना चाहें तो हम लोग को ज़्यादा वोल्टेज का रेटिंग का चाहिए हमको ये सब इंस्ट्रूमेंट। तो अब आप बताओ महंगा कौन सा होगा? महंगा तो ज़्यादा वोल्टेज वाला होगा ना। तो इसी वजह से 230 वोल्ट वाले साइड में अगर लगाएंगे तो कम रेटिंग के इस मीटर सबसे काम चल जाएगा, जो कि सस्ता होगा, जो कि चीप होगा। तो इसीलिए इन सारे इंस्ट्रूमेंट को हम लोग लो वोल्टेज साइड में लगाएंगे। करेक्ट है, लो वोल्टेज साइड में सारे इंस्ट्रूमेंट को लगाएंगे। सप्लाई भी लो वोल्टेज साइड में होगा, तो हम लोग लगाते हैं। फिर ये है एमीटर सपोज करो, ठीक है। और क्या इसमें हम लोग PMMC टाइप का मीटर लगा सकते हैं? एमीटर पूछ रहे हैं हम, सोचना जवाब देना, ठीक है। ये एमीटर है, फिर ये वाट मीटर है, ठीक है, और ये वोल्ट मीटर है, करेक्ट है। और यहाँ पे फिर यहाँ से सप्लाई है ये, ठीक है, VS, करेक्ट है। तो इस साइड तो हम सप्लाई दे दिए, ठीक है। ये सब अरेंजमेंट आपसे पूछा जाता है, करेक्ट है, याद रखना ये सब चीज़ बहुत ज़रूरी है। तो प्राइमरी साइड तो हम सप्लाई दे दिए, और सेकेंडरी साइड को हम लोग ओपन रखते हैं। इसको जो है ना, जैसे लोड था पहले, अब लोड को हम हटा दिए, ठीक है, लोड को हटा दिए, तभी तो ओपन होगा ना। ओपन होगा तो मतलब इस साइड करंट कितना होगा? I2 इक्वल टू कितना होगा? 0 होना चाहिए। इसलिए हम लोग इसको OC टेस्ट बोलते हैं, कोई लोड नहीं रहता। करेक्ट है ये चीज़। तो हमारा अरेंजमेंट ऐसा हो गया। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। आपसे यहाँ तक जो क्वेश्चन पूछेगा वो आपसे ये पूछेगा कि ओपन सर्किट टेस्ट में क्या क्या पता, मतलब क्या क्या पता चलता है। तो जस्ट अभी रटे हो आप, है ना, अभी तो समझेंगे आप, है ना। तो हो सकता है वो पूछे। दूसरा चीज़ जो पूछा जाएगा कि जो इंस्ट्रूमेंट को हम लोग प्राइमरी साइड या लो वोल्टेज साइड ही क्यों रखते हैं हम लोग इसमें, ठीक है। तो रीज़न क्या होगा इसका? क्योंकि लो वोल्टेज साइड में रखने से इंस्ट्रूमेंट, लो वोल्टेज के रेटिंग का इंस्ट्रूमेंट का जो है ना कॉस्ट कम होगा, तो पैसा तो बचाना कोई भी चाहेगा ना। तो इसलिए लो वोल्टेज साइड में हम लोग करते हैं। OC टेस्ट रट लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इतना समझ में आ गया आपको। अब हमको इसका जो है ना सर्किट डायग्राम देखते हैं, ठीक है। आपको हमको लगता है इतना तो समझ में आ गया होगा अरेंजमेंट। अब हम इसका सर्किट डायग्राम देखते हैं, करेक्ट है। तो सर्किट डायग्राम देखना, सर्किट डायग्राम में तो ज़्यादा डिटेल में आपको हम बता ही चुके हैं। तो सर्किट डायग्राम जैसे देखिए आप, दिस इज इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम ऑफ ट्रांसफॉर्मर, ठीक है, ऐसा है। एक मिनट रुको, ये बन रहा है ना? हाँ बन रहा है ये वीडियो, करेक्ट है। ये था इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम, आपको पता है ये चीज। R1 JX1 R2 डैश JX2 डैश RC एंड JX म्यू, करेक्ट है। अब देखिए, आप क्या सर देखें, सेकेंडरी साइड तो करंट 0 था ना, तो I1 डैश 0 है, करेक्ट है, पता है आपको। अगर I2 0 है, ठीक है, N1 I1 डैश इज इक्वल टू N2 I2, तो I2 0, तो I1 डैश भी तो 0 ही होगा ना। तो I1 डैश ये है, करेक्ट है। तो ये 0 है, तो ये 0 है, तो हम इसको हटा ही दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर 0 है, इसमें करंट 0 जा रहा है, तो इस सर्किट को हम हटा ही दें, है कि नहीं। करंट 0 जा रहा है तो कोई मतलब है रखने का? जब करंट उसमें जा ही नहीं रहा है तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये हमारे पास अभी तक ये सर्किट डायग्राम है। हम लोग सप्लाई यहाँ पे सपोज करो VOC है, और ये IOC, यहाँ से करंट जा रहा है। VOC क्या मेजर कर रहा होगा? वोल्ट मीटर जो मेजर कर रहा होगा VOC होगा। क्वेश्चन में होगा, जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन रहेगा ना तो यही सब रहता है। VOC क्या रहेगा? जो वोल्ट मीटर मेजर करेगा, और IOC क्या रहेगा? जो एमीटर मेजर करेगा, करेक्ट है। ये ऐसा है सर्किट डायग्राम, पूरा ऐसा था ट्रांसफार्मर का, ठीक है, हम बता चुके हैं पहले। लेकिन क्योंकि सेकेंडरी साइड में कोई करंट जा ही नहीं रहा, तो उसको तो हम हटा ही देंगे, तो ऐसा बन जाएगा सर्किट। अब हम आपको बता रहे हैं एक चीज जो कि हम बहुत पहले भी बताए थे, कि जो R1 और X1 जो है ना, R1 प्लस JX1 इज इक्वल टू Z1 सपोज करो, ये बहुत ही कम रहता है, 0.05 PU के आसपास, बहुत ही कम, 5%, हार्डली 5%, ठीक है। और आपको पता है कि जब इधर कोई करंट जा ही नहीं रहा, तो सर्किट तो ये नो लोड पे है, पता है आपको ये चीज़। OC टेस्ट पर है ना, तो वो सेकेंडरी साइड तो ओपन है, तो ये नो लोड पे है, तो इसमें जो करंट जा रहा होगा वो नो लोड करंट जा रहा होगा, करेक्ट है। I0 जा रहा होगा, नो लोड करंट। तो आपको ये भी पता है कि I0 भी हार्डली 5%, तो 0.05 PU रहता
है कि नहीं। तो सोचो आप आई नॉट इंटू जेड नॉट तो ऑलमोस्ट जीरो रहेगा ना, आई नॉट इंटू जेड नॉट तो ऑलमोस्ट जीरो रहेगा, मतलब इसमें जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप जो होगा ये तो ऑलमोस्ट जीरो रहेगा। तो जब वोल्टेज ड्रॉप ऑलमोस्ट, हमको लगता है कि ये सब चीज़ समझ में आ रहा होगा, तो जब वोल्टेज ड्रॉप इसमें एकदम ऑलमोस्ट जीरो रहेगा तो आप इसको हटा भी सकते हैं। हटाने का मतलब शॉर्ट सर्किट, वोल्टेज जीरो वोल्टेज मतलब शॉर्ट सर्किट होता है ना, तो इसको आप शॉर्ट सर्किट भी कर सकते हैं। ठीक है, ये सब रीजन है, ये सब रटे आप लोग लिखते भी जाना, ठीक है। तो इन सब के वजह से ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ये करेक्ट है। तो इसको हम लोग शॉर्ट सर्किट कर सकते हैं। क्यों कर दिया आपको समझ में आ गया होगा ये, ठीक है। तो ये ऐसा हो गया, ऐसा हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए अब आप, हमारे पास सर्किट सिंपली ऐसा हो गया ये, ओके। इसमें करंट IOC मतलब I नॉट जा रहा है, दिस इज IC करंट एंड दिस इज IMU करंट, इधर सब तो है ही नहीं। तो उम्मीद है कि आपको इतना समझ में आ गया होगा, करेक्ट है। अब आप देखिए कि जो POC जो मेजर कर रहा होगा, जो है ना, वाट मीटर भी तो था ना, वाट मीटर तो पावर मेजर कर रहा होगा, तो ये पावर कौन सा होगा। यहाँ का तो पावर कुछ है ही नहीं, इसमें तो कोई पावर है ही नहीं, फिर इधर तो कोई पावर है ही नहीं, तो पावर तो बस इसमें है ना जो, और रेसिस्टेंस में ही बस एक्टिव पावर जाता है, तो इसी के अक्रॉस का पावर होगा ना। तो ये क्या बताता है, कोर लॉस को रिप्रेजेंट कर रहा था ना ये रेसिस्टेंस। तो POC जो मेजर होगा, जो वाट मीटर जो मेजर करेगा, वो क्या करेगा, ये वाट मीटर सिंपली कोर लॉस को मेजर करेगा, ठीक है। तो दिस इज कोर लॉस, तो POC इज कोर लॉस, ठीक है। तो जो नो लोड टेस्ट पे जो पावर आपको दिया रहेगा वो डायरेक्ट कोर लॉस के बराबर हो जाएगा, कोर लॉस ही दिया रहेगा, ये चीज़ ध्यान में रखना। और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको और समझ में आएगा। और ये जो रहेगा ये क्या रहेगा, कोर लॉस इक्वल टू हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, VOC स्क्वायर डिवाइडेड बाय RC, करेक्ट है। तो VOC तो हम लोग वोल्ट मीटर में रेटिंग में, मतलब वोल्ट मीटर से आ गया है ना, वोल्ट मीटर में दिया रहेगा, ये जो वोल्ट मीटर का जो रेटिंग है, जो मेजरमेंट रहेगा ना, वो VOC रहेगा, क्वेश्चन में दिया रहेगा। POC है, VOC है, हो गया, तो इसका मतलब RC हम लोग निकाल सकते हैं ना, VOC स्क्वायर डिवाइडेड बाय POC, करेक्ट है। तो हमारे पास ये RC निकल गया। पहले आप लिख लो, फिर डिटेल में सब कुछ हम बताएंगे आपको। ये RC निकल गया, फिर उसके बाद मतलब लिखवा देंगे हम, फिर उसके बाद RC इतना हो गया, फिर उसके बाद हमको है ना XMU भी तो निकालना है। XMU अब कैसे निकालें, तो देखो आपको हम बता रहे हैं, एक डायरेक्ट हम फॉर्मूला, इसको मिटा देना। अब देखो यहाँ पे RC जो मतलब XMU जो होगा वो आपको नेटवर्क से शायद पता होगा, डायरेक्ट RC डिवाइडेड बाय tan phi करेंगे हम लोग, ठीक है। ये आप लोग डायरेक्ट याद रखिए, जरूरी नहीं है हमको डिटेल में बताना, या बता ही देगा, चलो बताते हैं हम, ये ध्यान देना आप लोग। ऐसे तो अभी रट लो, ठीक है, ऐसे हम डिटेल में आपको बता रहे हैं। उम्मीद है कि अभी तक आपको सब समझ में आ गया होगा। आपको ये पता है ना, जैसे कभी भी पैरेलल RL सर्किट रहे, जैसे ये पैरेलल RL सर्किट है, तो फेजर डायग्राम कभी भी बनाओ ना आप पैरेलल सर्किट का, तो वोल्टेज को रिफरेंस लेना, ठीक है। सीरीज सर्किट का फेजर डायग्राम कभी भी बनाओ तो आप करंट को रिफरेंस लेना, मतलब जो चीज़ सेम है ना सारे इक्विपमेंट में, सारे रेसिस्टेंस में, या ये जो भी एलिमेंट में जो चीज़ सेम है उसको रिफरेंस लेना। तो वो पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है तो वोल्टेज को रिफरेंस लो, तो वोल्टेज को हम रिफरेंस लिए। फिर IC किधर जाएगा, IC वोल्टेज के डायरेक्शन में ही जाएगा IC, और फिर IMU किधर जाएगा, IMU लैग करेगा तो ये IMU रहेगा। तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या रहेगा, ऐसा रहेगा, ठीक है। ये I नॉट है, करेक्ट है। तो I नॉट आपको पता है, ये है IOC जो पता चल, ये है आपको पता है, ये अच्छे से करेक्ट है। तो अब सपोज करो ये phi है, ठीक है। तो अब अगर यहाँ पे हम देखें tan phi, तो tan phi यहाँ पे क्या होना चाहिए आप बताना। tan phi यहाँ पे सिंपली IMU डिवाइडेड बाय IC रहेगा। tan phi इस सर्किट इस इक्वेशन से तो यही रहेगा ना भाई, ये IMU हो गया और ये IC हो गया, तो इतना तो पता होगा। एक मिनट रेड पेन से लिख रहे हैं तो समझ में आएगा आपको। ये IMU है इतना, ठीक है, और ये phi है। तो tan phi क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो IMU बाय IC, तो IMU बाय IC हो गया, ठीक। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो IMU कैसे निकालेंगे हम यहाँ पे, IMU क्या होगा, VOC डिवाइडेड बाय XMU मैग्नीट्यूड जस्ट, और IC क्या होगा, V डिवाइडेड बाय RC, VOC है मतलब
करेक्ट है। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, tan phi को हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं सिंपली। याद रखना आप ऐसे वाला ये मेथड, डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखने की जरूरत है, ये मेथड सब उतना देखने की जरूरत नहीं है, ये सब नेटवर्क में हम लोग डिटेल में देखेंगे ही। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, आर सी बाय एक्स म्यू होगा, ठीक है, कैंसिल होके, तो एक्स म्यू यहाँ पे कितना रहेगा, आर सी डिवाइडेड बाय tan phi। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो हमको तीनों चीज़ पता चल गया, आर सी भी पता चल गया, एक्स म्यू भी पता चल गया, और पी ओ सी तो डायरेक्ट ही होगा, ठीक है, जो मीटर का रेटिंग होगा, जो रीडिंग होगा वही होगा, करेक्ट है। इतना समझ में आ गया आपको कोर लॉस, मतलब इसमें ओपन सर्किट टेस्ट में बस हो गया। लेकिन अब हमको कुछ कुछ एनालिसिस करना है इसमें, ठीक है। यहाँ पे आपको इतना तो समझ ही गए, क्वेश्चन तो इतने में से रहेगा ही, लेकिन और भी ज़्यादा चीज़ एनालिसिस करते हैं, क्या पता आगे कुछ और भी पूछ दे, ठीक है। तो देखिए, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो क्या क्या हम लोग पढ़े, क्या क्या हम लोगों को पता होना चाहिए। आरसी हम लोग डायरेक्ट निकाल लेंगे। आरसी कैसे निकालेंगे, वी ओ सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय पी ओ सी करके, करेक्ट है। फिर पी ओ सी तो गिवन ही होगा, और एक्स म्यू कैसे निकालेंगे, आर सी डिवाइडेड बाय tan phi करके, करेक्ट है। तो ये चीज़ है, ये दोनों रट लो आप बढ़िया से, उम्मीद है कि याद हो गया होगा आपको, ठीक है। और पी ओ सी क्या है, कोर लॉस। अब आपको ये पता है, कुछ कुछ पॉइंट हम लिखा दे रहे हैं। पहला पॉइंट ये है ना कि दिस टेस्ट मस्ट बी डन एट, दिस टेस्ट मस्ट बी डन एट कांस्टेंट वोल्टेज या रेटेड वोल्टेज, मस्ट बी डन एट रेटेड वोल्टेज एंड रेटेड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ऐसा क्यों है, हम रेटेड वोल्टेज और रेटेड फ्रीक्वेंसी पे क्यों करें हम लोग इसको ऑपरेट, ठीक है। तो आपको ये पता है phi m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v बाय f, करेक्ट है। तो अगर v रेटेड और f रेटेड रहेगा तो फिर phi m कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो लॉस जो हमको मिलेगा, कोर लॉस जो मिलेगा, वो रेटेड कोर लॉस मिलेगा, करेक्ट है। अगर v रेटेड रहेगा, f रेटेड रहेगा, तो phi m भी रेटेड ही आएगा। तो रेटेड जो रहेगा, तो अगर phi m रेटेड आया तो रेटेड कोर लॉस भी मिलेगा हमको, करेक्ट है। ये चीज़ है, इसलिए हम लोग रेटेड पे करते हैं। लेकिन अगर मान लो रेटेड पे हम ना करें, सपोज करो हम फ्रीक्वेंसी को कम कर दें, तो फिर क्या होगा, आप लोग को दिख रहा होगा अभी तक, चलो हम इसको मिटा दे रहे हैं। अगर मान लो कि फ्रीक्वेंसी को हम कम कर देंगे तो क्या होगा, ठीक है। ये लिख चुके हैं ना ये सेंटेंस आप लोग। सपोज करो अब जैसे phi m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v बाय f, ये रेटेड होना चाहिए, ये रेटेड होना चाहिए। अगर मान लो फ्रीक्वेंसी को कम कर दें, ठीक है, तो फिर क्या होगा, मतलब कहने का ये है कि रेटेड पे ना करें तो क्या होगा। तो जब फ्रीक्वेंसी को कम करेंगे ना, तो phi m रेटेड भी ज़्यादा हो जाएगा। जब phi ज़्यादा होगा तो इसका मतलब क्या होगा, आई म्यू भी तो ज़्यादा होगा ना। आपको पता है ना फॉर्मूला, N इंटू आई म्यू इक्वल टू फ्लक्स इंटू रिलक्टेंस, बहुत अच्छे से याद रखना, ठीक है। ये पहले भी हम बता चुके हैं आपको। तो अगर फ्लक्स ज़्यादा होगा तो आई म्यू भी ज़्यादा होगा, और जब आई म्यू ज़्यादा होगा तो फिर cos phi भी कम हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो एक तो ये हो गया, फिर उसके बाद आई म्यू ज़्यादा हो गया तो आई नॉट भी तो ज़्यादा रहेगा। आई नॉट क्या था, याद है ना आपको, आई म्यू मतलब मैग्नेटाइजिंग करंट ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। अगर फ्रीक्वेंसी कम कर देंगे तो मैग्नेटाइजिंग करंट ज़्यादा रहेगा, मैग्नेटाइजिंग करंट ज़्यादा रहेगा तो पावर फैक्टर कम हो जाएगा। ये सब चीज़ हम आपको बता चुके हैं, ठीक है। अब उसके बाद हम आपसे एक चीज़ बताना चाह रहे हैं, अब इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, इसका एक और इफेक्ट पड़ेगा। इसका इफेक्ट ये है कि आई नॉट जो है, आपको पता है कि आई सी स्क्वायर प्लस आई म्यू स्क्वायर है। तो अगर आई म्यू इंक्रीज करेगा तो नो लोड करंट भी तो इंक्रीज हो जाएगा, करेक्ट है। तो इसका इफेक्ट ये सब चीज़ है, आई नॉट भी इंक्रीज हो जाएगा। जब आई नॉट भी ज़्यादा हो जाएगा तो इसका मतलब जो सीरीज वाला जो कंपोनेंट है ना, R1 और X1, अब देखो R1 और X1 जैसे, मतलब मान लो जैसे आपको पता है R1 प्लस JX1 इंटू आई नॉट, ये जैसे इसको हम लोग क्या आई नॉट इंटू Z1 जो है ना, जो ड्रॉप था, वोल्टेज ड्रॉप, जिसके वजह से R1 प्लस JX1 को हम लोग शॉर्ट सर्किट ले लिए थे। तो जब आई नॉट ज़्यादा होगा तो ये तो अब जीरो नहीं होगा ना, ठीक है। तो अब इसके वजह से कॉपर लॉस भी बढ़ जाएगा। तो ये सब परेशानी आएगी अगर फ्रीक्वेंसी हम लोग कम कर देंगे तो, करेक्ट है। तो बेटर है कि फ्रीक्वेंसी कम ना करें, हम लोग रेटेड पे ही काम करें। अब आपसे एक क्वेश्चन ये पूछता है, ये सब कॉपी पे लिखते जाना तो आपको समझ में आ जाएगा, और ये सब हम पहले लेक्चर में ही बता चुके हैं। अब आपको एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछता है
कि हम लोग कौन सा मीटर का यूज़ करते हैं, पावर फैक्टर मीटर जो होना चाहिए। मतलब आपसे ये पूछता है कि ओपन सर्किट टेस्ट में पावर फैक्टर कम होता है या फिर ज़्यादा होता है, ठीक है, आपसे ये क्वेश्चन पूछता है। तो हम आपको बता रहे हैं, ऑल्दो आप जानते हैं होंगे, आपको पता है कि जो होता है ना फेजर डायग्राम, ये है V है और फ्लक्स है, ये I म्यू है और ये क्या है IC है। और क्योंकि I म्यू बहुत ही ज़्यादा होता है IC से, I म्यू बहुत ज़्यादा क्यों होगा IC क्या होता है, लॉस होता है। तो आप तो चाहेंगे कि लॉस कम से कम रहे, तो IC कम से कम ही रखेंगे हम लोग, ठीक है। तो IC अगर कम रहे, मतलब क्या है होता है पता है आपको, जो गर्म जो हो जाता है ना ट्रांसफार्मर, तो वो IC के वजह से होता है, कोर लॉस एक्टिव पावर की वजह से होता है, ठीक है। तो IC तो आप कम से कम चाहेंगे, आप चाहेंगे कि ट्रांसफार्मर कम से कम गर्म हो, तो IC तो कम ही रहता है, तो रिजल्टेंट I म्यू की तरफ रहेगा I नॉट। तो इसका मतलब ये फाई क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। तो जब फाई ज़्यादा रहेगा तो कॉस फाई क्या रहेगा, कम रहेगा, है ना। तो नो लोड टेस्ट में जो पावर फैक्टर मीटर चाहिए वो लो पावर फैक्टर मीटर चाहिए, ठीक है, लो पावर फैक्टर मीटर, ठीक है, विच इज कॉस्टली, ठीक है। लो पावर फैक्टर मीटर जो होता है ना वो कॉस्टली होता है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो कोर लॉस से हमको क्या क्या पता चलता है, समझ में आ गया। कौन सा मीटर होना चाहिए, पावर फैक्टर नो लोड टेस्ट में कम होता है, ज़्यादा होता है या क्या होता है, सब समझ में आ गया, आपको याद रखना, ठीक है। तो हम लोगों को ट्रांसफार्मर में ये तो समझ में आ गया। अब है शॉर्ट सर्किट टेस्ट, करेक्ट है। इस पे हम लोग क्वेश्चन करेंगे ओसी टेस्ट पे। अब है शॉर्ट सर्किट टेस्ट, इकट्ठे कर लेंगे क्वेश्चन हम लोग, याद रखना आप। शॉर्ट सर्किट टेस्ट देखो, सबसे पहले तो हम आपको ये बता दे रहे हैं कि ये जो टेस्ट होता है ना हम लोग रेटेड करंट पे करते हैं, ठीक है। पिछला जो टेस्ट था ओसी टेस्ट जो था, ओसी टेस्ट जो था वो किस पे कर रहे थे हम लोग, रेटेड वोल्टेज पे। एंड दिस टेस्ट इज डन एट रेटेड करंट, डन एट रेटेड करंट। क्यों भाई रेटेड करंट, क्यों, ताकि रेटेड कॉपर लॉस हमको पता चले, ताकि रेटेड कॉपर लॉस पता चले, टू फाइंड रेटेड कॉपर लॉस। कॉपर लॉस मतलब I स्क्वायर इंटू R, जो तार में जो लॉस था, ठीक है, ये बता चुके हम आपको, ठीक है। अब यहां पे ये आता है कि रेटेड करंट, समझ रहे हो ये चीज, हम सब आपको डिटेल में बता रहे हैं। सबसे पहले देखो ट्रांसफार्मर क्या था, ये है ट्रांसफार्मर, ओके। ऐसा है, ठीक है। सपोज करिए ये हाई वोल्टेज साइड है, ये लो वोल्टेज साइड है, ठीक है। ये नोटिस करो, ये हाई वोल्टेज साइड है, ये लो वोल्टेज साइड है। नंबर हाई वोल्टेज लो वोल्टेज आप देख के ही कैसे पता करोगे, है ना। जिस साइड का नंबर ज्यादा रहेगा, नंबर ऑफ टर्न, वो हाई वोल्टेज साइड रहेगा। जिस साइड का नंबर ऑफ टर्न कम रहेगा वो लो वोल्टेज साइड रहेगा, करेक्ट है। तो अब अगर इसमें ये है कि अगर हाई वोल्टेज साइड हम लोग इंस्ट्रूमेंट को रखें, ठीक है, इस केस में आप समझना कि अगर हाई वोल्टेज साइड अगर इंस्ट्रूमेंट को रखें हम लोग, आपको पता है कि टेस्ट करने के लिए इंस्ट्रूमेंट तो चाहिए ही। तो अगर वोल्टेज हाई वोल्टेज साइड में ज़्यादा है तो उसका मतलब उस साइड में करंट कम है, करेक्ट है, उस साइड में करंट का वैल्यू कम है। तो करंट का वैल्यू जैसे इस साइड में अगर इंस्ट्रूमेंट को रखेंगे ना तो करंट का वैल्यू कम होगा। करंट का वैल्यू कम है मतलब इस साइड में हाई वोल्टेज साइड में जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया किसका, कंडक्टर का। जब इसमें करंट कम फ्लो हो रहा है तो क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर कितना होना चाहिए, कम होना चाहिए, ठीक है। तो एरिया कम होगा तो मतलब ये जो है ना कॉस्ट कम आएगा, करेक्ट है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, शॉर्ट सर्किट टेस्ट में इंस्ट्रूमेंट को हम लोग कहां पे रखेंगे, हाई वोल्टेज साइड में। आप बोलोगे कि वोल्टेज तो बहुत ज्यादा हो गया ना, जैसे इतना तो ठीक है, यहां पे समझ में आ गया करंट कम है तो कॉस्ट कम आएगा, ठीक है, ऐसा है। लेकिन आप बोलोगे कि सर ये इसमें तो वोल्टेज ज्यादा है, जैसे पिछले केस में था ना, पिछले केस में भी हम ऐसा कर सकते थे, ठीक है। तो इसमें ये होता है कि वोल्टेज जैसे हाई वोल्टेज साइड में इंस्ट्रूमेंट को लगाओगे ना तो जो रेटेड करंट को फ्लो करवाने के लिए बस आपको 5 to 10% या 12% तक का रेटेड वोल्टेज चाहिए,
ठीक है, रेटेड करंट को फ्लो करवाने के लिए। तो सपोज करो 2300, मतलब सपोज करिए आप, ये हम लिखवा भी देंगे आपको, 2300/230 वोल्ट का ट्रांसफार्मर है। तो अगर इस साइड इंस्ट्रूमेंट रखते हैं तो रेटेड करंट को फ्लो करवाने के लिए हमको बस 10% चाहिए वोल्टेज, ठीक है, 10% वोल्टेज चाहिए रेटेड करंट को फ्लो करवाने के लिए। क्यों? क्योंकि दूसरा पार्ट यहाँ पे शॉर्ट सर्किट रहेगा, ठीक है, कोई रेसिस्टेंस नहीं रहेगा, अभी देखेंगे हम लोग। तो बस 10%, तो इसका 10% तो 230 वोल्ट ही आएगा ना, तो 230 वोल्ट तो उतना महंगा नहीं आएगा, ठीक है। 230 वोल्ट पे अगर इंस्ट्रूमेंट को रखें तो उतना महंगा नहीं आएगा, ओपन सर्किट टाइप का ही हो गया ये, है ना। तो हम ये चीज़ लिखवा देंगे आपको, इनफैक्ट लिख ही लो, इसमें आप ये क्या लिख लेंगे कि इंस्ट्रूमेंट्स आर पुट ऑन हाई वोल्टेज साइड टू रिड्यूस द कॉस्ट, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट्स आर पुट ऑन हाई वोल्टेज साइड टू रिड्यूस द कॉस्ट, उतना तो लिख लिए। टू मेक फ्लो ऑफ रेटेड करंट only 5 to 12% of voltage, rated voltage is required, rated voltage is required। तो अगर हम लोग हाई वोल्टेज साइड भी रखेंगे तो अगर उसका 5 से 10% लगा अगर करेंगे तो भी तो कम ही वोल्टेज आ जाएगा ना, तो करंट भी कम है और वोल्टेज भी कम ही है, करेक्ट है। तो ये चीज़ है ना, क्योंकि वोल्टेज हम कम लगा रहे हैं तो इंस्ट्रूमेंट जो रहेगा उस पर भी कम वोल्टेज आएगा ना, इतना समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। तो अब हम लोग देखो इसका जो है ना डायग्राम, आपको सर्किट डायग्राम आपको कैसे, हम लोग इसमें भी 3 मीटर चाहिए हमको, ओपन सर्किट मतलब जैसे टेस्ट में था ना 3 मीटर था, तो इसमें भी हमको 3 मीटर चाहिए होगा। कौन कौन सा? एमीटर करंट को मेजर करने के लिए, वोल्ट मीटर वोल्टेज को मेजर करने के लिए, और वाट मीटर पावर को मेजर करने के लिए। तो उसका अरेंजमेंट कैसा होना चाहिए? ये एमीटर, ठीक है, ये वाट मीटर, करेक्ट है, और फिर उसके बाद ये वोल्ट मीटर, और ये यहाँ पे सप्लाई, ठीक है। आप लोग बढ़िया से बनाना, ये है एमीटर, ये वाट मीटर, और ये है वोल्ट मीटर। और दूसरा पार्ट शॉर्ट सर्किट टेस्ट है ना, तो दूसरा जो है ना, पहला एचवी साइड में हम पूरा इंस्ट्रूमेंट लगा दिए और दूसरे पार्ट को हम लोग शॉर्ट सर्किट कर दिए। अब दूसरे पार्ट को जो शॉर्ट सर्किट कर देंगे ना, तो देखो ये शॉर्ट सर्किट में तो करंट हमेशा ज़्यादा जाता है, ठीक है, तो शॉर्ट सर्किट में तो करंट हमेशा ज़्यादा रहेगा, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो रहेगा वो ज़्यादा रहेगा। तो इस साइड जो रहेगा कंडक्टर, उसका थोड़ा मोटा कंडक्टर होना चाहिए, समझ रहे हैं ये चीज़, मोटे तार का कंडक्टर होना चाहिए इस साइड, और इस साइड जो कंडक्टर होना चाहिए पतले तार का होना चाहिए, करेक्ट, समझ गए। अब इक्विवेलेंट सर्किट हम बनाते हैं, उससे आपको समझा देंगे, ये तो समझ में आ गया होगा, आपको लिख ही चुके होंगे। अब देखो इक्विवेलेंट सर्किट आपको पता ही है, इक्विवेलेंट सर्किट हम बता ही चुके हैं डिटेल में। एक मिनट देखते जाओ आप लोग और लिखते जाओ आप लोग। ये है, इसको हम लोग शॉर्ट सर्किट किए हुए थे, सेकेंडरी साइड, या अब ये लो वोल्टेज साइड ये हो गया, हाई वोल्टेज साइड ये है, R1 JX1 R2 डैश JX2 डैश एंड RC एंड JX म्यू I0। अब आपको यहाँ पे एक चीज़ देखना है, आप सपोज करो दिस इज VSC एंड दिस इज ISC, करेक्ट। अब देखो 1 मिनट देखते हैं वीडियो बन रहा है या नहीं बन रहा है, क्योंकि बनते बनते रुक जाता है ना, मन मर्जी पे है इसका। अब यहाँ पे देखो कि आपको हम जस्ट थोड़ी देर पहले भी बताए हैं कि जो R1 और X1 होता है ये बहुत कम होता है, जो सीरीज पैरामीटर होता है ये सब बहुत कम होता है। कम कैसे होता है ये भी आप समझ लो, ठीक है। ये आपको पता है कि लीकेज की वजह से, ऑल्दो हम ये पहले बता चुके हैं लेकिन फिर से बता रहे हैं, आपको पता है कि ये लीकेज की वजह से है, तो लीकेज की वजह से है तो आप तो चाहेंगे ना कि लीकेज कम से कम हो। लीकेज मतलब वेस्ट है ना, लीकेज क्या था, लीकेज फ्लक्स क्या है, ये है लीकेज फ्लक्स, ठीक है, ये लीकेज फ्लक्स जो सेकेंडरी को लिंक ना करे,
ठीक है, ये लीकेज फ्लक्स है, ये वाला पार्ट ये लीकेज फ्लक्स है, तो ये सेकेंडरी को लिंक नहीं करा तो वेस्ट ही है ना। तो लीकेज फ्लक्स तो कम से कम ही रहता है, इस लीकेज फ्लक्स को कम से कम बनाने के लिए बहुत काम किए थे हम लोग, सिलिकॉन स्टील मटेरियल का यूज़ किए थे, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का यूज़ किए हुए थे, है ना। तो वो लीकेज तो कम से कम ही रहना चाहिए, ठीक है। तो इसी वजह से जब लीकेज फ्लक्स बहुत कम है, आपको ये बता चुके हैं पहले, L = N∅/I, तो जब लीकेज फ्लक्स बहुत कम है तो L भी बहुत कम होगा, तो जब L बहुत कम होगा तो X भी बहुत कम होगा, X = 2πf × L, करेक्ट है। अब यहां पे देखिए, तो जब ये बहुत ही कम है और इसका वैल्यू आपको पता है कि बहुत ज़्यादा, ये हजारों में होता है, ठीक है। तो एक चीज़ हम आपको बता रहे हैं, देखिए ये और ये पूरा दोनों पैरेलल में है, देखो आप, ये और ये पूरा पैरेलल में दोनों। तो अगर देखो हम सपोज करें, एक एग्जांपल हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। सपोज करो ये 1000 ओम है, ठीक है, और ये सपोज करो 1 ओम है, इसी टाइप का है कुछ ये सर्किट, है ना। इसका इक्विवेलेंट हम लोग 1000 मान लेते हैं जस्ट, और एंड दिस इज 1 ओम। अगर हमको इन दोनों का इक्विवेलेंट हमको निकालना होगा, ठीक है, अगर हमको इन दोनों का इक्विवेलेंट निकालना होगा तो दोनों पैरेलल में है, तो कितना हो जाएगा, R इक्विवेलेंट यहाँ पे कितना रहेगा, 1000 × 1 / 1000 + 1 इज अप्रॉक्सीमेटली 1 के बराबर आ जाएगा। 1 के बराबर आ जाएगा तो इसको हम लोग डायरेक्टली 1 के बराबर लिख सकते हैं। ये तो हट गया ना, पैरेलल वाला तो अब हट गया, क्योंकि पैरेलल में जो ऐसा होता है ना, इसके वजह से, मतलब आपको पता है पैरेलल में जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होता है, तो जो कम होगा ना उसके तरफ ज़्यादा रहेगा इक्विवेलेंट, करेक्ट है। तो 1 के अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा, तो इसको 1000 वाले को हम हटा सकते हैं। तो सेम इसमें भी, इस सर्किट में भी, क्योंकि पता है आपको कि इस सब का वैल्यू बहुत ही ज़्यादा होता है, तो आप इसको हटा सकते हैं, करेक्ट है। क्यों हटा रहे हैं, और भी क्या रीज़न है हटाने का। पहला तो आपको समझ में आ गया कि हाँ इसके कंपैरिजन में बहुत कम है। दूसरा ये है ना कि VSC जो हम लोग ये जो वोल्टेज लग रहा है, सिंपली 5 to 10% लग रहा है, या 12% ऑफ V रेटेड लग रहा है। तो वोल्टेज तो हम लोग बहुत ही कम लग रहा है। तो जब हम लोग पूरा वोल्टेज भी लगा रहे थे ना, तो भी इसमें 3 to 5% ही करंट जा रहा था। तो अब वोल्टेज को और भी कम कर लेंगे तो इसमें तो नहीं के बराबर ही करंट जाएगा ना, है ना। तो इसको तो हम लोग ऐसे ही हटा सकते हैं। तो ये तो ऐसे ही हट ही गया, ये तो इसको हट गया ये, ओके। तो सर्किट देखो, नेटवर्क इतना सिंपल है ना, इलेक्ट्रिकल मशीन, ठीक है। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो अब अगर देखिए तो इसका इक्विवेलेंट अगर आप निकालेंगे, अगर आप इसी को देखो ऐसे ही लिख सकते हैं ना, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। VSC कैसे पता चलेगा, तो वोल्टमीटर से। ISC कैसे पता चलेगा, तो एमीटर से, करेक्ट है। फिर उसके बाद ये मान लो R इक्विवेलेंट और ये JX इक्विवेलेंट, ठीक है। तो इतना हो गया। और अब PSC जो वाट मीटर भी तो कोई ना कोई पावर मेजर करेगा ना, तो वो जो पावर मेजर करेगा वो ये मेजर करेगा, ठीक है। जो एक्टिव पावर रहेगा वो मेजर करेगा, कॉपर लॉस मेजर करेगा, क्योंकि ये कॉपर का ही बना होता है, तो इसमें जो लॉस होगा कॉपर लॉस होगा। तो ये क्या मेजर करेगा, ये क्या होगा, PSC क्या है, कॉपर लॉस है, याद रखना। दिस विल बी इक्वल टू ISC² × R इक्विवेलेंट। तो R इक्विवेलेंट तो यहाँ पे निकल के आ ही जाएगा, करेक्ट है। PSC/ISC², R इक्विवेलेंट आ गया। देखो अब एक चीज़, इनफैक्ट हम आपको सिंपल सा चीज़ बता रहे हैं, ठीक है। Z इक्विवेलेंट यहाँ पे कितना होना चाहिए, अब देखो VSC/ISC एंगल cos इनवर्स PSC/VSC × ISC हम लोग कर सकते हैं ना, करेक्ट है। PSC क्या होगा, VSC × ISC × cos थीटा, है ना, ऐसे कर सकते हैं। एक तो ये डायरेक्ट ही मेथड है। तो जब ये आ गया तो इसका मतलब ये R इक्विवेलेंट प्लस JX इक्विवेलेंट आ जाएगा यहाँ पे, है ना। कुछ ये मैग्नीट्यूड कुछ एंगल आएगा ना, तो Z एंगल थीटा, तो क्या हो जाएगा, Z cos थीटा प्लस JZ sin थीटा। तो ये R इक्विवेलेंट के बराबर Z cos थीटा, ये ऐसे आ जाएगा। तो न्यूमेरिकली आप देखेंगे तो हो जाएगा ये। एक तो डायरेक्ट आप ऐसे निकाल सकते हो, या फिर दूसरा मेथड ऐसा है कि R इक्विवेलेंट आ गया, ठीक है, और Z कितना रहेगा, VSC/ISC, ये Z आ गया, Z। तो अब यहाँ से X इक्विवेलेंट कितना रहेगा, आपको एक मिनट दिख रहा है ना आपको ये चीज़, तो Z तो इतना आ ही गया आपको, ठीक है। तो Z VSC/ISC आ गया, इतना लिख चुके होंगे आप लोग। एक मेथड ये हो गया, दूसरा मेथड वो हम बता रहे हैं।
और फिर z जब आ गया तो इसका मतलब x इक्विवेलेंट कितना कैसे लिख सकते हैं हम लोग, z स्क्वायर माइनस r इक्विवेलेंट। करेक्ट है? इतना तो हमको लगता है कि समझ में आ गया होगा। बहुत ही सिंपल है, नेटवर्क का सिंपल है, पावर आई स्क्वायर इंटू आर, है ना, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर, उन सब पे है ये, है ना, सिंपल सा नेटवर्क। तो जब आर इक्विवेलेंट और एक्स इक्विवेलेंट आ गया तो R1 ये प्राइमरी साइड का और R2 सेकेंडरी साइड का, R2 डैश हम नहीं बोल रहे हैं, सेकेंडरी साइड का, ये सब होता है। सिंपली हम लोग ले लेते हैं R इक्विवेलेंट बाय 2, x1 इक्वल टू x2 इक्वल टू x इक्विवेलेंट बाय 2। याद रखना इस चीज़ को, ठीक है? तो सिंपल सा ये सब चीज़ है। तो कॉपर लॉ से हमको क्या पता चला, शॉर्ट सर्किट टेस्ट से क्या पता चला, ओपन सर्किट टेस्ट से क्या पता चला, आपको उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अब इसमें अगर फ्रीक्वेंसी को चेंज करें तो क्या आर पे कोई इफेक्ट पड़ेगा, हम आपसे ये पूछ रहे हैं, ये चीज़ आप बताइएगा। एक्चुअली फ्रीक्वेंसी चेंज करने से आर पे कोई इफेक्ट, आर मतलब रेसिस्टेंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, है ना। तो इसको थोड़ा बहुत हम इधर उधर फ्रीक्वेंसी के पे कर सकते हैं ऑपरेट, ठीक है, समझ के रखना ये चीज़। इसमें ऐसा नहीं है जैसे स्ट्रिक्टली ओपन सर्किट टेस्ट में स्ट्रिक्टली हमको रेटेड फ्रीक्वेंसी पे ही करना है, करेक्ट है, लेकिन इसमें हम लोग थोड़ा बहुत फ्रीक्वेंसी को चेंज कर सकते हैं, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पे रेटेड करंट पे हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। अगर रेटेड करंट पे ना करके, मान लो हम लोग जो है ना रेटेड करंट पे ना करके इस सर्किट मतलब जो टेस्ट को आधे पे कर रहे हैं, आधे रेटेड पे 1/2 इंटू आई पे कर रहे हैं, 1/2 इंटू आई रेटेड पे कर रहे हैं, तो ये सब जो लॉस आएगा क्या आएगा, SC स्क्वायर बाय 4 आ जाएगा ना, तो रेटेड से 4 टाइम्स कम पे आ जाएगा, ठीक है। तो उसी मतलब जैसे ऐसा है कि अगर आई हम लोग x इंटू आई रेटेड कर दें, ठीक है, तो जो PSC रहेगा वो क्या रहेगा, x स्क्वायर इंटू आई रेटेड स्क्वायर इंटू आर, तो ये तो रेटेड हो गया। तो जो है ना, अगर x को मतलब करंट को हम लोग x टाइम्स करें तो पावर भी x स्क्वायर टाइम्स आ जाएगा, मतलब अगर आधा करें तो 1/4 आ जाएगा, करेक्ट है। तो ये सब चीज़ है, तो इन सबको याद रखना कि ऐसा इसमें मतलब ऐसा है ना शॉर्ट सर्किट टेस्ट में कि आप अदर देन रेटेड पे भी कर सकते हैं, रेटेड करंट पे भी कर सकते हैं, लेकिन उस टाइम में लॉस आपको उसी पे मिलेगा, ठीक है, जितने पे कर रहे हैं, जितने करंट पे, वो रेटेड नहीं मिलेगा आपको, करेक्ट है। ये चीज़ है, इतना है, ये थोड़ा बहुत सब चीज़ देख चुके हैं। इस पे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर मतलब अपलोड करेंगे हम, अभी इसको हम अपलोड करें, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन करेंगे इस पे। आप लोग सब्सक्राइब करना, ठीक है, थैंक यू।